हेलो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आप लोग मैनेजमेंट को एज ए सब्जेक्ट स्टडी कर सकते हैं ऑनलाइन। इस डिज़ास्टर के समय में जब किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है कि वो घर से बाहर जा कर के पढ़ाई कर सके, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। मे बी ये आपके काम आ सके हमारा एफर्ट, और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से पूरी हो सके। वैसे हम लोगों ने ये ऑनलाइन क्लासेस कुछ स्टूडेंट्स को खास ध्यान में रखकर बनाया है, जैसे कि जो एमबीए के एस्पिरेंट्स हैं, बीबीए के एस्पिरेंट्स हैं, या पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में एनरोल्ड हैं, या फिर एनटीए यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट के एस्पिरेंट्स हैं। इन सभी के लिए ये वीडियोस बेनिफिशियल होंगे, और जो भी फ्रीलांसर बिजनेसमैन है, चाहे वो स्मॉल एंटरप्राइजेस के हों या माइक्रो एंटरप्राइजेस के हों, में उनके लिए भी हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये वीडियोस हेल्पफुल होंगे, या जो मैनेजमेंट एडवाइजर्स हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेंगे। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट्स मैनेजमेंट के, जैसे कि मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस, concept of management, elements of management, characteristics of management, significance of management, managerial theories and approaches, management skills, significance of managerial skills for organization। तो हम लोग शुरू करते हैं। मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस। मैनेजमेंट is seen as managing men tactfully. It comprises of managing individuals and groups to get things done. It influences the behavior of people working in an organization. मैनेजमेंट को बेसिकली एक ऐसे प्रोसेस या एक बहुत ही सुदृढ़ मजबूत प्रोसेस के रूप में देखा गया है, जिसमें कि मेन और सभी तरह के रिसोर्सेस को बहुत टैक्टफुली मैनेज किया जाता है। इसमें इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स सभी शामिल हैं, और इस मैनेजेरियल स्किल्स और मैनेजेरियल स्टेप्स की मदद से पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के पूरे ग्रुप ऑफ पीपल का बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मैनेजमेंट है क्या। मैनेजमेंट को एक ऐसा आर्ट या कला कहा गया है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पीपल और उनके सभी तरह के रिसोर्सेस, संसाधनों को मैनेज करना सीखते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकता है, और इसके लिए डिफरेंट थ्योरीज, टूल्स एंड टेक्निक्स भी दिए गए हैं। और इस चैप्टर में हम लोग इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। कुछ डिफरेंट डेफिनेशंस मैनेजमेंट से रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे मैनेजमेंट इज ए मल्टीपर्पस ऑर्गन दैट मैनेजेस अ बिजनेस एंड मैनेजेस द मैनेजर्स एंड मैनेजेस द वर्कर्स एंड देयर वर्क्स। ये डेफिनेशन सर पीटर ड्रकर ने दिया था। इस डेफिनेशन के अनुसार मैनेजमेंट एक ऐसा मजबूत ऑर्गन सिस्टम है जिसकी मदद से हम मैनेज करते हैं बिजनेस को, मैनेज करते हैं मैनेजर्स को, मैनेज करते हैं वर्कर्स को और उनके वर्क्स को। यानी कि एक ऑर्गन सिस्टम और मल्टीपल सक्सेसफुल जॉब्स डन। नेक्स्ट डेफिनेशन, हिंज वेरिच और हेरल कूस
कहते हैं कि मैनेजमेंट एक एनवायरनमेंट है जिसको डिज़ाइन किया जाता है और उस डिज़ाइन एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जाता है। इस एनवायरनमेंट में जो भी इंडिविजुअल काम करते हैं वे सभी ग्रुप में काम करते हैं और फाइनली सेलेक्टेड एम को इफिशिएंटली अचीव करते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं और कुछ रेस्ट्रिक्टेड मीन्स एंड रिसोर्सेज के अंतर्गत। एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट के डिफरेंट प्रोसेसेस को किस आधार पर डिजाइन किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चूंकि मैनेजमेंट एक प्री डिफाइंड गोल को अचीव करने के लिए डिजाइंड होता है, इसलिए इफेक्टिवनेस पर इसका मेन फोकस होता है। यानी मैनेजमेंट को हर प्रोसेस रिजल्ट ओरिएंटेडली इफेक्टिव होना चाहिए। सेकंड, मैनेजमेंट डील करती है फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज से। थर्ड, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रेगुलरली यूज होता है और कंटिन्यूअसली यूज होता है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स इक्वली एप्लीकेबल होते हैं सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस पर, इसलिए वह एक यूनिवर्सल प्रोसेस माना गया है। मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पीपल्स ग्रुप और रिसोर्सेस को डील करता है और इन्हीं कारणों से मैनेजमेंट को एक आर्ट भी कहा गया है और साइंस भी कहा गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अर्थात मैनेजमेंट की विशेषताएं। मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन के रूप में देखा गया है। इसे एक प्रोफेशन कहा गया है क्योंकि इसका एक सिस्टमैटिक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, कई फिक्स्ड प्रिंसिपल्स होते हैं और सभी वर्क्स के लिए फिक्स प्रोसीजर्स होते हैं जो सभी मिलकर एम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने में। इसमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है और कई एथिकल कोड्स होते हैं जो इसे प्रोफेशनली गवर्न करते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट को एक इकोनॉमिक फंक्शन भी माना गया है जो कि प्रॉफिटेबल रिटर्न्स को अर्न करने पर एम करती है या फोकस करती है। अटेनिंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि मैनेजमेंट के हेल्प से वन कैन अचीव रिच आउटकम्स एंड रिजल्ट्स और इन रिजल्ट्स को हम मनी के रूप में भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑथोरिटी यानी पावर या अधिकार। मैनेजमेंट बेस्ड होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स ऑफ पावर पे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल्स को पावर दिए जाते हैं और वे एक प्री अरेंज फैशन में काम करते हैं। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग। जनरली डिसीजन मेकिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रल पार्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ऑपरेशंस होने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन के सभी डायमेंशंस में उनके लिए प्रॉपर डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट, इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि मैनेजमेंट को एक ऐसे डिज़ाइन या प्रोसेस के रूप में भी देखा जाता है जो कि कई अन्य डिसिप्लिन्स को भी जोड़ते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स एसेट्रा। इंटेंजिबल मैनेजमेंट को इंटेंजिबल माना गया है, अर्थात न ही इसे देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, बस इसे फील किया जा सकता है। इसे हम ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट के रूप में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में इंक्रीज होता है या उसके गुडविल में इंक्रीज होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मैनेजमेंट बहुत ही इफेक्टिवली असिस्ट करता है, यानी मदद करता है। मैनेजमेंट में प्लानिंग की मदद से वेस्टेज ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिनके बीच मैनेजेरियल प्रोसेसेस के हेल्प से कोऑर्डिनेट करने में बहुत ही इफेक्टिवली मदद मिलता है। मैनेजमेंट प्रोसेस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को रिड्यूस करता है। ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस फंक्शंस जैसे कि प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, इन सभी के बीच मीडिएटर के रूप में काम करता है। कौन? मैनेजमेंट एंड इट्स प्रोसेसेस। किसी भी तरह के कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है और मिनिमम इनपुट में हाई क्वालिटी आउटपुट गेन किया जा सकता है मैनेजेरियल प्रोसेसेस की मदद से। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी यानी कि सद्भाव, एकता को प्रमोट करता है। ये इस प्रकार हो पाता है कि सभी डिफरेंट पोस्ट को कंपीटेंट यानी सक्षम इंडिविजुअल से भरा जाता है, यानी वैसे इंडिविजुअल जिनके पास राइट नॉलेज हो, जो राइटली स्किल्ड हो और राइट क्वालिफिकेशन होल्ड करते हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट उसे डायनामिक यानी कि स्फूर्ति से भरा हुआ एनवायरनमेंट में काम करने में मदद करता है, और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि सभी तरह के वर्क के लिए एक एडवांस प्लानिंग होती है, प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज होते हैं। फर्स्ट थ्योरी है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जिसे हम लोग टेलर्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ये थ्योरी साइंटिफिक मेथड का यूज करते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क फ्लो को इवेलुएट करता है और सिंथेसाइज करता है। इस थ्योरी का मेन एम है लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और इकोनॉमिक इफिशियंसी गेन करना। इस थ्योरी में साइंस के प्रोसेसेस और स्टैंडर्ड्स को ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और फेयोल्स थ्योरी। इसके प्रोपाउंडर हैं हेनरी फेयोल। इसके अंतर्गत 14 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिनकी मदद से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। हम लोग आने वाले वीडियोस में सभी 14 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि फेयोल्स थ्योरी या एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इतना पॉपुलर क्यों है। नेक्स्ट ब्यूरोक्रेसी थ्योरी गिवन बाय मैक्स वेबर। इस थ्योरी का एम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आइडियल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए प्रॉपर सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क देना, जिसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन अपनी इकोनॉमिक इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस को गेन कर सके। नेक्स्ट हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स। ये एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है जो कि 1920s में कंडक्ट किया गया था। इन एक्सपेरिमेंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कवर किए गए, जैसे कि अगर कोई मैनेजर अपने वर्कर्स को स्पेशल या एडिशनल अटेंशन देता है तो वर्कर्स का रिस्पॉन्स अपने मैनेजर्स और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही पॉजिटिव होता है। यानी अगर मैनेजर्स अपने वर्कर्स के कामों में इंटरेस्ट लेते हैं और वर्कर्स मोटिवेटेड फील करते हैं, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है। ये थ्योरी ये भी एडवोकेट करता है कि यदि फाइनेंशियल इंसेंटिव से वर्कर्स मोटिवेट हो रहे हैं तो सोशल इंसेंटिव से भी उनके प्रोडक्टिविटी पर पॉजिटिव असर पड़ता है।
नेक्स्ट है सिस्टम थ्योरी। मॉडर्न मैनेजमेंट ये मोस्ट प्रिवेलेंट थ्योरी है। इस थ्योरी के अंतर्गत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम के रूप में देखा जाता है, और ये सिस्टम क्लोज सिस्टम भी हो सकता है और ओपन सिस्टम भी हो सकता है। ओपन सिस्टम में आउटर इन्वायरमेंट से रेगुलर इंटरेक्शन होता है, जबकि क्लोज सिस्टम में आउटर इन्वायरमेंट से बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन के एक सिस्टम के रूप में अपने मशीन्स, टेक्नोलॉजीज, एसेट्स एंड ह्यूमन से बना होता है। नेक्स्ट क्योस थ्योरी, यानी कि किसी भी तरह का तनावपूर्ण या डिफ़िकल्ट सिचुएशन जब ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो जाता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसके आधार पे यह थ्योरी को बनाया गया है। माना जाता है कि क्योस थ्योरी की जड़ें हैं मैथमेटिकल साइंस, और मैथमेटिकल साइंस को मैनेजमेंट में इस थ्योरी के अंतर्गत अडॉप्ट किया गया है। ये थ्योरी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम मानता है, पर ये ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, डायनामिक है और नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर का अर्थ है इसके एक वेरिएबल यानी इसका कोई इवेंट या वर्क में कोई चेंज आता है तो दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट नहीं होता है। डायनामिज्म का अर्थ है कि डायनेमिज्म का अर्थ है कि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स समय समय के साथ चेंज होते रहते हैं। इसके एक वेरिएबल यानी इवेंट या वर्क में कोई भी चेंज हो तो दूसरा इफेक्ट नहीं पड़ता है। कई बार सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में भी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के कारण केओस, तनाव क्रिएट हो जाता है, और उस डिसऑर्डरली सिस्टम को रेगुलेट करने का पैटर्न मैनेजर्स के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास होना ही चाहिए। जनरली केओस ठीक करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में रिमार्केबल चेंजेस लाना होता है। कंटिंजेंसी अप्रोच ये एक मॉडर्न थ्योरी है। इसे सिचुएशनल अप्रोच भी कहा जाता है। इस थ्योरी में कहा गया है कि एक ही साइज सभी पर फिट नहीं होता, अर्थात किसी भी मैनेजमेंट का एफिशिएंसी इस फैक्ट पर डिपेंड करता है कि डिफरेंट बिहेवियर्स के और मैनेजमेंट के बीच कैसा इंटरेक्शन है, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट सिचुएशंस और मैनेजमेंट के बीच कैसा इंटरेक्शन है, यानी मैनेजिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसा सिचुएशन रहेगा उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करना है उस सिस्टम को, यानी ये हो गया कंटिंजेंसी अप्रोच। नेक्स्ट है बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सोशल सिस्टम ऑफ ह्यूमंस माना गया है, और इसमें उनके टेक्निकल फिजिकल सिस्टम भी इंक्लूडेड होते हैं। यह इस बात पर महत्व देता है कि कई और इम्पॉर्टेंट फील्ड्स हैं जिनकी स्टडी होनी चाहिए, जैसे कि इंडिविजुअल्स का बिलीफ सिस्टम, उनके वैल्यूज़, उनका एटीट्यूड, और भी कई इम्पॉर्टेंट फैक्ट जिससे कि उन इंडिविजुअल्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके और इन टर्न ऑर्गेनाइजेशन के इफ़िशियंसी को इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। इस अप्रोच को के प्रोपाउंडर थे एल्टन मायो। इस अप्रोच का मेन फोकस है स्टडी ऑफ मोटिवेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मेन फोकस इस बात पर दी जाती है कि चूंकि मैनेजमेंट अपने गोल को अचीव कर सकते हैं अपने वर्कर्स के हेल्प से ही, अतः उन्हें मशीन की तरफ ट्रीट नहीं करना चाहिए, रेदर उन इंडिविजुअल्स विथ डिफरेंट बिहेवियर्स की तरह ट्रीट करना चाहिए। सभी मैनेजर्स को इंडिविजुअल्स के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना सीखना चाहिए। अब हम लोग डिफरेंट स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं। There are various abilities and traits which an ideal manager must possess so as to accomplish the task of the company. कंपनी के टास्क को सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश
यानी पूरा करने के लिए मैनेजर्स में कुछ ट्रेट्स एंड एबिलिटीज होने ही चाहिए। प्रोफेसर रोड्सकस ने मैनेजरियल स्किल्स को 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। कंसेप्चुअल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स। इसके अलावा भी कई और मैनेजरियल स्किल्स हैं। आइए हम लोग एक एक करके इनको समझते हैं। कंसेप्चुअल स्किल्स, ये स्किल्स के हेल्प से पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को एज ए होल देखता है। कंसेप्चुअल स्किल्स के हेल्प से मैनेजर्स में इनिशिएटिव, क्रिएटिव और एनालिटिकल स्किल्स भी डेवलप हो जाते हैं और इस तरह से मैनेजर सो मच स्किल्ड हो जाते हैं कि वे कॉज ऑफ द प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और फिर उसे सॉल्व कर सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो सके और कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में कोई बाधा नहीं आए, प्रोग्रेस कंटिन्यूअस होना चाहिए। नेक्स्ट है ह्यूमन रिलेशन स्किल्स। ये सब क्या है? मैनेजरियल स्किल्स है, यानी कि हर मैनेजरियल लेवल पे हर पर्सन जो भी बैठे हुए हैं या जो भी जिनको भी पावर असाइन किया गया है, उन लोगों में ये स्किल्स होने ही चाहिए, तभी वो अपने काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने गोल को अचीव करने में मदद कर पाएंगे। तो सेकंड स्किल है ह्यूमन रिलेशन स्किल्स। इन स्किल्स को इंटरपर्सनल स्किल्स भी कहते हैं। इन स्किल्स के अंदर मैनेजर्स के उन स्किल्स को रखा गया है जिसके हेल्प से मैनेजर्स इफेक्टिवली, इफिशिएंटली ह्यूमंस और वर्कर्स के साथ वर्क करते हैं। ये स्किल्स मैनेजर्स के सभी हायरार्की लेवल पर होने ही चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निकल स्किल्स। ये वे स्किल्स हैं जो कि वर्कर्स को जॉब परफॉर्म करने के लिए होने ही चाहिए। टेक्निकल स्किल्स ही एग्जीक्यूशन लेवल का स्किल भी कहा गया है। मैनेजर्स डिफरेंट मशीन्स और टूल्स का यूज करना जानते हैं डिजायर्ड एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। अभी यहाँ इस डायग्राम की मदद से हम लोग देखेंगे, इसमें 3 लेवल हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। मैनेजरियल स्किल्स इन तीनों में, 3 लेवल्स में कैसे कैसे होने चाहिए। एक कंसेप्चुअल स्किल है, दूसरा ह्यूमन रिलेशन स्किल है, तीसरा टेक्निकल स्किल है। अभी कंसेप्चुअल स्किल टॉप लेवल मैनेजमेंट में मैक्सिमम होना चाहिए। वहाँ पर गोल फ्रेमिंग और डिसीजन मेकिंग का काम चलता है, इसलिए कंसेप्चुअल स्किल्स टॉप लेवल मैनेजमेंट में को बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट में उससे कम ज़रूरत पड़ती है कंसेप्चुअल स्किल्स की, और लोअर लेवल मैनेजमेंट में बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है। इसके विपरीत टेक्निकल स्किल्स जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को बहुत आवश्यकता उसकी नहीं होती है, उनको बस सुपरफिशियल लेवल पे टेक्निकल स्किल्स का नॉलेज हो तो उनके लिए काफ़ी है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को थोड़ी अच्छी जानकारी होनी चाहिए टॉप लेवल मैनेजमेंट से ज़्यादा, ताकि वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स को भी इवैल्यूएट करके सॉल्व करने में कैपेबल हो। और लोअर लेवल मैनेजमेंट में मैक्सिमम होना चाहिए टेक्निकल स्किल्स, तभी तो वो जॉब डिफरेंट मशीन्स एंड टूल्स का इस्तेमाल करके वो जॉब को परफॉर्म करने में मदद करेंगे। वहीं ह्यूमन रिलेशंस के स्किल तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छे से होना ही चाहिए। अगर ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से वो लोग डील कर पाएंगे, उसको कंट्रोल कर पाएंगे, इवेलुएट कर पाएंगे, तब जॉब कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना काफ़ी आसान होगा, क्योंकि फाइनली ह्यूमंस ही उस गोल को अचीव करने में कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाते हैं। इसलिए ये एक स्किल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। इनके अलावे भी कई इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं जो कि मैनेजर्स के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट माने गए हैं। एक एक करके हम लोग थोड़ा सा उन्हें भी देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स,
इसके अंतर्गत उन स्किल्स को रखा गया है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को दृढ़ रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, गेटिंग देयर वर्क्स डन इफेक्टिवली, या फिर टू कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप स्किल्स, मैनेजर्स कैपेबल होने चाहिए कि वे अपने लोगों या ह्यूमन रिसोर्स को इन्फ्लुएंस कर सके। मोटिवेशनल स्किल्स को एक इम्पॉर्टेंट लीडरशिप स्किल्स माना गया है। मोटिवेट करके ही वो ह्यूमन रिसोर्स को, लीडर्स जो है वो मोटिवेट करके ह्यूमन रिसोर्स का बेस्ट यूज कर पाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ए मैनेजर में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने ही चाहिए, क्योंकि मैनेजर्स को एक डायनामिक इन्वायरमेंट में काम करना होता है। ऑपरेशंस के दौरान कई तरह की रुकावट आते हैं जिन्हें मैनेजर्स को इमीडिएटली सॉल्व करना होता है। इसलिए मैनेजर्स को सिचुएशन को एनालाइज करके कॉज ऑफ प्रॉब्लम डिटेक्ट करना होता है और फिर सॉल्व करना होता है। मैनेजर्स को अपडेट नॉलेज होने चाहिए, उनमें इंटेलिजेंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। डिसीजन मेकिंग स्किल्स को किसी भी लेवल के मैनेजर के लिए वाइटल माना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल फॉर ऑल लेवल ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स को क्विक डिसीजन मेकिंग में स्किल होना चाहिए और डिसीजंस अप्रोप्रिएट भी होने चाहिए। मैनेजर्स के डिसीजंस के कारण ऑर्गेनाइजेशन को गेन या लॉस भी हो सकता है, इसलिए मैनेजर्स को काफ़ी कॉशियस होकर डिसीजन लेना पड़ता है। नेक्स्ट, एनालिटिकल स्किल्स। सभी तरह की और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उनको एनालाइज करना, इस स्किल में मैनेजर को समझ होना ही चाहिए। और फिर अपने एनालाइज इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैनेजर्स को इफेक्टिव डिसीजंस लेने होते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। फॉर एग्जांपल, डेटा एनालिसिस हो या बिजनेस एनालिसिस हो या ऑपरेशनल एनालिसिस हो, ये सभी एनालिटिकल स्किल्स में रखे गए हैं। कम्युनिकेशन स्किल, सभी मैनेजरियल लेवल्स पर कम्युनिकेशन स्किल्स एसेंशियल स्किल है। मैनेजर्स एबल होने चाहिए कि वह ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हुए लोअर लेवल को पास कर सके, यानी अपना पॉलिसी पहले उन्होंने खुद समझा, एक्सप्लेन किया और लोअर लेवल के मैनेजर्स में वो पॉलिसीज को वो भेजे, पास आउट किए वहाँ पर एग्जीक्यूट होने के लिए। टेक्निकल जैगरेंस या कंफ्यूजन को अवॉइड करते हुए कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्मूथ और इफेक्टिव बना सके और फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को भी मैनेजर्स बढ़ावा दे सके। नेक्स्ट, लिसनिंग स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ लिसनिंग स्किल्स भी मैनेजर्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल माने गए हैं। मैनेजर्स हमेशा रेडी होने चाहिए मैसेजेस या इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए, उसे प्रिसाइजली इंटरप्रेट करने के लिए और इंटरप्रेट करके एक्शन लेने के लिए। अगर मैनेजर्स में लिसनिंग स्किल्स ना हो तो ऐसा हो सकता है कि वे मैसेजेस को रॉन्गली रिसीव करें, रॉन्ग इंटरप्रेट करें या फिर रॉन्गली इम्प्लीमेंटेशन भी कर दे। इसलिए लिसनिंग स्किल्स भी वाइटल है मैनेजरियल लेवल के लिए। टाइम मैनेजमेंट स्किल, मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशन को चलाना होता है और विद इन स्पेसिफिक टाइम बाउंड गोल तक पहुंचना होता है, इसलिए मैनेजर्स जनरली मल्टीपल एक्टिविटीज को साइमल्टेनियसली यानी एक ही साथ परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग एक्सेट्रा। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में इंक्लूडेड है सेटिंग एम्स and analyzing time required to accomplish the task, allotting the tasks and organizing the task. और इसलिए वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन अननेसेसरी एक्टिविटीज को बहुत ही हद तक कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट के समय मैनेजर्स को एक बेहतरीन रेफरी की तरह देखा जाता है। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स की मदद से मैनेजर्स
प्रॉपर सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स के बीच हार्मनी यानी सद्भाव मेल मिलाप मेंटेन कर सकते हैं। वैसे मैनेजर्स जिनमें कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स हों वे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजरियल स्किल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजर्स के मैनेजरियल स्किल्स का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। मैनेजरियल स्किल्स की मदद से एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी आसान हो जाता है। मैनेजरियल स्किल्स से मदद से मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स के बीच कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी आसान हो जाता है। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। मैनेजरियल स्किल्स के कारण इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, प्रॉपर मोटिवेशन होता है, एक्सेलेंट लीडरशिप होता है और अंततः ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना काफ़ी आसान हो जाता है। अच्छे मैनेजरियल स्किल के कारण हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन से जोड़े रखा जा सकता है। Managers with interpersonal skills, amicable यानी कि मित्रतापूर्ण रिलेशंस मेंटेन करते हैं। वैसे मैनेजर्स जिनके पास इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो हर लेवल के वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच काफ़ी ही सद्भावनापूर्ण मित्रतापूर्ण रिलेशन मेंटेन करते हैं और परिणाम स्वरूप वर्कर्स और मैनेजर्स मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी को एनहांस करते हैं। इसके साथ ही हम लोग इस वीडियो को अब कंप्लीट करते हैं ताकि आपके लिए ज़्यादा बोरिंग नहीं हो जाए और आप नेक्स्ट वीडियो के लिए अपनी एनर्जी को बचा के रखें। आगे फिर हम लोगों का बहुत कुछ पढ़ना है। अपकमिंग वीडियोस में हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, जैसे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कई लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट रोल्स भी डिस्कस करेंगे, इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशन रोल, डिसीजन रोल। मैनेजमेंट के प्रोसेसेस को समझेंगे, किन प्रोसेसेस से गुजरकर मैनेजमेंट बनता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं किसी भी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का। प्लानिंग, जैसे टाइप्स ऑफ प्लानिंग्स क्या क्या है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं। फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, इनको भी हम लोग समझेंगे एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में। और कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कितने तरह के कम्युनिकेशन होते हैं और इम्पॉर्टेंट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इन सभी को आने वाले वीडियोस में हम लोग एक एक करके समझेंगे। Thank you for watching the video. Goodbye. Have a good day and see you in the next video.